हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेम्परेरी क्लासेस में और मैं हूं सुमित कुमार। आज का हम लोग जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्व रखता है। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यानी इसको बोलते हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। देखिए यहाँ पे तो वर्ष लिख दिया गया है 22, बट एक करंट की ही सिचुएशन जो है बताई जाती है। आंकड़ा जारी करने का वर्ष होता है 2022, बट करंट सिचुएशन क्या है 2024 में वो देखते हैं। तो अभी भारत का जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है आपका 108 कौन से साल में 2024 में, मतलब 108वें पोजीशन पे है। लगभग इसमें 191 देश के आसपास में सम्मिलित होते हैं, उसमें देखा जा रहा है। तो आखिर है क्या, लैंगिक असमानता सूचकांक। लैंगिक असमानता सूचकांक मतलब जैसे जेंडर गैपिंग इंडेक्स में अगर हम देखें यहाँ पे कि जितने पुरुष हैं या तो उतने महिला नहीं है, या फिर जितने महिला हैं उतने पुरुष नहीं है, यानी 1000 पुरुष पे कितने महिला हैं या 1000 महिलाएं पे कितने पुरुष। जैसे हमारे यहाँ किसी किसी स्टेट में देखिएगा कि 1000 पुरुष पे जो महिला की संख्या है वो लगभग 900 के आसपास में है। किसी किसी स्टेट में 1000 पर 1000 से ज़्यादा 1030, 1040, 1100 होता है। किसी किसी स्टेट में तो 1000 पुरुष पे लगभग 200-250 महिलाएं हैं। तो ये बहुत सारी असमानता है। तो इस असमानता भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये असमानता पाने का मतलब क्या है? असमानता पाने का मतलब यही है कि हम लोग, हमारे देश में सबसे ज़्यादा भी क्या चल रहा है, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या कहने का मतलब कि अगर ये पता चल जाए किसी दंपति को, किसी गार्जियन को कि गर्भ में पलने वाला जो बेटा है, मतलब बेटा नहीं है बेटी है, तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है, यानी गर्भ के अंदर ही उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि भारत में इल्लीगल है, फिर भी कहीं ना कहीं छिप-छिपा के ये सारी चीज़ें होते रहती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 108। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि डेट फैक्चुअल वाइज है, लेकिन सबसे पहले जानना है कि आखिर ये उपभोक्ता दिवस जो है ये मनाने का कारण क्या है। उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या खासियत है, क्या लोगों को जागरूक करना है। तो बात यहाँ पे यही है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए। जैसे सामान्यतः हम लोग जो भी सामान परचेज करते हैं उसको देखते हैं, परखते हैं क्या है क्या नहीं है, कब एक्सपायर होने वाला है, प्लस उसका रेट वगैरह मोल भाव करते हैं। जैसे देखिएगा किसी भी सामान के ऊपर MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है तो आप उसमें मोल भाव करा सकते हैं। फिर लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब क्या है, उसमें सारे टैक्सेस क्या है, इंक्लूड है, जिसमें से आपका शामिल रहता है क्या, GST। तो सब ये सारी चीज़ें ऐड हैं और उसमें मैक्सिमम रेट दिया है, तो आपको अधिकार है मोल भाव करा सकते हैं। प्लस सभी सामान की शुद्धता की जांच कर लें। बहुत सारे ऐसे मुहर होते हैं, जैसे आभूषण खरीद रहे हैं आप तो हॉल मार्किंग है, BIS मार्किंग है, ISI मार्का फूड में, FSSI मार्का है, तो बहुत सारे मार्का है। इसको लेकर के जागरूक करना है जनता को। तो यह 15 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्था द्वारा वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि इसका आयोजन कहाँ, तेलंगाना में किया जा रहा है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आध्यात्मिकता महोत्सव, वो भी किस लेवल पे, वो भी वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल बेसिस पे, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये सारी चीजें की जा रही हैं। आखिर क्यों? अध्यात्म से क्या होता है कि रिश्ता और मजबूत होता है ना, चाहे वो राजनीतिक रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो, सांस्कृतिक रिश्ता हो या आर्थिक रिश्ता हो, कहीं ना कहीं जो है ये जोड़े रखने का काम करता है। इसलिए बढ़ चढ़ करके जो है इसका आयोजन और इसका महोत्सव मनाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और ब्राजील के बीच पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, वाराणसी, सर्जिपे, टेक्सास। तो मेन बात क्या है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा है तो कुछ तो यूनिक हुआ है, और यूनिक होने का मतलब कि आयोजन भारत में हुआ है। और अगर भारत में होगा तो सीधी सी बात है, एक ही जगह है हमारे यहाँ,
और वो क्या है आपका नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो है ये भारत और ब्राज़ील के बीच कौन कौन सा भाई है, एक तो राजनीतिक और दूसरा सैन्य संवाद होना है, पॉलिटिकली जो है एक बात होनी है, और डिफेंस को लेकर के भी बात होना है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहें और कैसे एक दूसरे से जो है उनकी सहायता भी कर सकें। ये कहाँ पहली बार हुआ, ये भी ध्यान रखना है, पहली बार नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कि ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। फिर बात यहाँ पे वही आ जाएगी कि करंट की स्थिति हम लोग लेकर चलेंगे। तो फिलहाल अभी भारत की स्थिति जो है वह है कितना, 134। कितना है, 134। यानी कहने का मतलब ये HDI जो है, जैसे एक UNDP एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये बहुत सारे आंकड़े जारी करती है। जैसे एक आंकड़ा तो आपका हो गया HDI और एक आंकड़ा हो गया MPI। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, और एक है MPI मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और ये आपका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये बताता है कि आखिर हमारे देश में लोग का विकास कितने तेजी से हो रहा है या कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, तो पॉवर्टी बताता है, यानी हमारे देश में गरीबी की क्या सिचुएशन है, तो इससे पॉवर्टी पता चलता है, इससे डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, ठीक। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग यही 193 देशों में जो है भारत का पोजीशन क्या है, 134, 134। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है ये एक पायदान और ऊपर उठाई है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन किसका है, तो ये जो ग्लोबल HDI है ना, वैश्विक मानव विकास सूचकांक, इसमें नंबर 1 पोजीशन किसका है। तो नंबर 1 पोजीशन अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड। किसका है, स्विट्जरलैंड का है नंबर 1 पोजीशन, 1 नंबर स्थान पे है। तो सोचिए वहाँ पे कितनी बेहतरीन स्थिति होगी सभी तरह से, क्योंकि इसका आधार आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, आवास, निवास, फिर से आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, कितना अध्ययन कर रहे हैं, सब चीज़ को बेस बनाया जाता है। उस हिसाब से देखा जाता है कि कौन सबसे ऊपरी लेवल पे है। लेकिन सबसे बुरी बात थोड़ा सा ये है कि हम लोग का जो पायदान है वो बांग्लादेश से भी नीचे है, भूटान से भी नीचे है, पड़ोसी चाइना से भी नीचे है, ठीक है। तो स्थिति को इसमें थोड़ा सा और सुधार करना होगा हमारे देश में, ताकि ये पायदान धीरे धीरे और ऊपर चलता चला जाए। क्योंकि देखिए ना, अभी पोजीशन हम लोग का 134 है और नंबर 1 स्विट्जरलैंड है, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेहतरीन स्थिति होगा, बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। जैसे एक बार मैंने बताया था कि हमारे भारत देश में मतलब स्विट्जरलैंड का जो पॉपुलेशन है पूरा, उससे ज़्यादा हम लोग हर साल इंजीनियर बना देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति है तब यहाँ पे डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के रूप से देखा जाए, तकनीकी के रूप से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जबकि स्विट्जरलैंड रिसर्च और इनोवेशन में आगे है। कारण क्या है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत सारे मिल रही हैं। हमारे यहाँ भी थोड़ी संसाधन की कमी है, अपॉर्चुनिटी की कमी है, और हमारे यहाँ के जो इंजीनियर अच्छे टैलेंटेड इंजीनियर हमारे देश को छोड़ करके किसी अन्य देश में जाकर के विकास का काम कर रहे हैं। इस पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किस राज्य द्वारा पांडुला गुट्टा को विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। तो इसका आंसर होगा आपका तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस राज्य द्वारा पांडुला गुट्टा को विशेष भू विरासत, एक जगह का नाम है ना, इसको स्पेशली जियोलॉजिकल हेरिटेज का जो है दर्जा दिया गया है, ज्योग्राफिकल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, तेलंगाना के द्वारा। सांस्कृतिक रूप से ये प्रसिद्ध है, बाकी और कोई ज़्यादा वाला खास बात इसमें है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म PB शब्द किसके द्वारा लॉन्च किया गया। रिसेंटली द न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म PB शब्द हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा। तो ऑप्शन है आपके यहाँ प्रसार भारती, संसद टीवी, भारत संचार निगम लिमिटेड पोर्टल, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा प्रसार भारती।
प्रसार भारती के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। देखिए मीडिया का आखिर काम भी क्या होता है, मीडिया का काम है कि जनता और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम करना, एक पुल का काम करना, एक सेतु का काम करना, कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना है, सरकार की आवाज को जनता तक पहुंचाना है। यही मीडिया का क्या रहता है, उद्देश्य रहता है। ठीक है, मीडिया में नॉर्मली आप देखिएगा 3 प्रकार के मीडिया होते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन, कोई बुक, इस सब के थ्रू अगर कोई न्यूज़ हमें पता चल रहा है तो हो गया प्रिंट मीडिया। ठीक है, और सोशल मीडिया जो आप लोग यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब जो है सोशल मीडिया हो गया। तो प्रसार भारती के द्वारा क्या किया गया है, ये जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन के द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? अब देखिए ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, तो मीथेन ट्रैकर का मतलब ये है कि पता लगाना है कि हमारे देश में या पूरे विश्व में मीथेन का उत्सर्जन कितना हो रहा है। आप लोग एक और नाम सुनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं और मीथेन CH4 को मार्स गैस भी कहते हैं। है क्या कि ये जो CO2 है ये वायुमंडल में तो गर्मी उत्पन्न करता ही करता है, इससे लगभग 80 गुना ज़्यादा पावर रहता है मीथेन को वायुमंडल को गर्म करने में। तो जितना ज़्यादा मीथेन उत्सर्जित होगा उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होने लगेगी। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे ज़्यादा CH4 उत्सर्जित करने वाला कौन है, अमेरिका। और अगर सेकेंड पोजीशन देखा जाए, इसका नंबर 1 है, सेकेंड पोजीशन देखा जाए तो कौन है, रूस। ठीक है, भारत तो भी बहुत कम है, भारत भी एक एस्टिमेट बना के रखा है कि 2047-2030 तक जो है लगभग 50% उत्सर्जन हम कम कर देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन का या मीथेन का। उतना नहीं होता है, बट नंबर 1 कौन है भाई, USA। तो इसको सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका ऑप्शन क्या है, कैसे कम किया जाए। नहीं कम होगा तो फिर किसकी समस्या आ जाएंगी, जलवायु परिवर्तन की समस्या आ जाएगी। यानी हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा तो तापमान अचानक से बढ़ेगा, तो कई सारे जीव जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आने वाले समय में हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसके द्वारा, आखिर किस संगठन के द्वारा यह जारी किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलियंस, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, सीमेंस कैसा नवीकरणीय ऊर्जा। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसके द्वारा जो है मीथेन को ट्रैक करने का काम किया गया है और रिपोर्ट भी जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न की दुनिया की पहली UD प्रिंटेड, सॉरी UD नहीं है ये, यहाँ पे जो है इसको कर देना है क्या, 3D है ना। 3D प्रिंटेड मस्जिद जो है किस देश में बनाई गई है? 3D प्रिंटेड मस्जिद, 3D का मतलब आप समझते हैं ना, जिसमें X अक्ष भी हो, X अक्ष भी हो, Y अक्ष भी हो और Z अक्ष भी हो, यानी तीनों अक्ष हो, X भी हो, Y भी हो और Z भी हो। इसको बोलते हैं 3D। 1D का मतलब 1 लिनियर, 2D का मतलब 2 अक्ष और 3D का मतलब 3। मतलब जैसे आप कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो आपको ग्लास दिया जाता है कि अगर वो मूवी 3D है तो आपको ग्लास दिया जाएगा ताकि आप उसका आनंद अच्छे से उठा सकें। तो वैसे ही यहाँ पे सऊदी अरबिया ने जो है इस मस्जिद का निर्माण करवाया है। निर्माण करवाने का उद्देश्य यही रहता है कि भाई वो निवेश में, इन्वेस्टमेंट में अपने आप को सबसे ऊपर दिखाना चाहता है, प्लस अपनी शक्ति को दर्शाना चाहता है कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसा इनोवेशन हो सकता है जो किसी और देश को थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो वाकई में कुछ ना कुछ तो करते ही रहता है। ऐसा ऐसा चीज़ देखिएगा कि टावर बनवाता है, ऐसा होटल बनवाएगा जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सऊदी अरबिया ऐसा करतूत करते रहता है। तो 3D प्रिंटेड जो है मस्जिद बनाया गया है कहाँ पे, सऊदी अरब में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दे देना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा को क्या बनाया गया है, तो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बाकी यहाँ पे देखिए ऑप्शन इजराइल है, सूडान है, मिस्र है। तो यहाँ पे कहीं इलेक्शन वाली बात नहीं होती है, ना इजराइल में होता है, ना सूडान में होता है, और ना ही मिस्र में होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, फिलिस्तीन वहाँ पे हो रहा है।
अब इसमें देखिए, इसको लिंक अगर आपको करना है तो आप तुरंत एटलस में जाइए, मैप को वहाँ पे देखिए कि फिलिस्तीन कहाँ है, किस महाद्वीप में है, कहाँ स्थित है, चारों तरफ का ज्योग्राफी अगर आप देख लीजिएगा तो उससे और आपका स्टैटिक भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है और आशा करते हैं हमेशा की तरह आप लोग जो है इसको भी कॉपी में नोट करते होंगे ताकि आने वाले एग्जाम में इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।